नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द पावर ऑफ हैबिट के अध्याय 4 की ऑडियो समरी में। इस किताब में हम जान रहे हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे इनका हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है और कैसे हम अपनी पुरानी आदतों को तोड़कर नए और बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। अगर आपने इस ऑडियो सीरीज के पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले के अध्याय जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगी कि कैसे आप अपनी आदतों और जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। और हाँ, इस पूरे अनुभव का पूरा मजा लेने के लिए अपने हेडफोन लगाएं, क्योंकि यह ऑडियो समरी को और भी बेहतर बनाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 6 फुट का एक लंबा और शक्तिशाली मशीनी हाथ था, जिसके जोड़ में एल्यूमिनियम का फंस गया था। इसी कारण मशीन बंद हो गई थी। उस नवयुवक ने एल्यूमिनियम एक टुकड़ा का वह टुकड़ा खींच कर बाहर निकाल दिया और मशीन ठीक हो गई। लेकिन जैसे ही प्रेस शुरू हुआ, नवयुवक के पीछे लगा मशीनी हाथ गतिशील हुआ और सीधे आकर उसके सिर से टकराया। इससे उस युवक का सिर बुरी तरह कुचल गया और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। घटना के 14 घंटों बाद ओनेल ने सभी कारखानों के अधिकारियों और एल्कोआ के पीट्सबर्ग ऑफिस के सभी मुख्य अधिकारियों को बुलाकर आपातकालीन बैठक की। उन सभी ने दिन भर बार बार वीडियो टेप देखकर और ढेरों रेखाचित्र बनाकर बड़ी मुश्किल से कागज पर इस हादसे की तस्वीरें बनाई थी, ताकि यह समझा जा सके कि इस दुखद घटना के पीछे क्या कारण थे। इन तस्वीरों का अध्ययन करने पर उन्हें हादसा होने के 1 दर्जन से भी ज्यादा कारण नजर आए। उन्हें कारखाने के 2 मैनेजरों की गलती भी नजर आई, जिन्होंने उस युवक को दीवार लांघते देखा पर उसे रोका नहीं। कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस युवक को यह बात ठीक से नहीं समझाई गई थी कि मशीन खराब होने का दोष मजदूरों को नहीं दिया जाएगा। उस युवक को यह सूचना भी ठीक से नहीं दी गई थी कि मशीन ठीक करने की कोशिश करने से पहले उसे अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए। साथ ही हादसे का एक कारण यह भी समझ में आया कि चूंकि मशीन में ऐसे अत्याधुनिक सेंसर नहीं लगे थे जो किसी कर्मचारी के दीवार लांघकर मशीन के करीब जाने की स्थिति में मशीन को तुरंत बंद कर दें, इसलिए भी यह हादसा हुआ। ओनेल ने बड़ी गंभीरता से कहा, इस युवक की मृत्यु हमारे कारण हुई है। ये मेरी लीडरशिप की हार है। उसकी मौत का कारण मैं हूं। हम सभी अधिकारी उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। कमरे में बैठे सभी अधिकारी अचंभे में पड़ गए। इसमें कोई दो राय नहीं था कि यह घटना बहुत ही दुखद थी। लेकिन एल्कोआ एक विशाल कंपनी थी, जिसके मजदूर रोजाना गर्म धातुओं और आत्मघाती मशीनों के बीच काम करते थे, और कभी न कभी एल्कोआ में ऐसी घटनाएं हो ही जाती थीं। कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी बील ओरूर के बताते हैं कि पॉल व्यापार की दुनिया से नहीं थे। वे एल्कोआ में एक बाहरी व्यक्ति थे। जब उन्होंने पद संभालते ही सुरक्षा की बात शुरू की थी, तभी से लोगों को उनकी कुशलता पर संदेह होने लगा था। हम सभी ने सोचा कि शायद वे कुछ दिनों तक इस विषय पर बात करेंगे और फिर इसे भूलकर किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे। लेकिन नवयुवक की मौत के बाद जो मीटिंग हुई, उसमें पॉल के शब्दों को सुनकर हर कोई हड़बड़ा गया। अब सभी को समझ में आ गया था कि ओनेल ने इस विषय को कितनी गंभीरता से लिया था। वे एक ऐसे मजदूर के लिए रात रात भर जाग रहे थे जिससे वे कभी मिले भी नहीं थे। इस क्षण के बाद ही कंपनी में असल परिवर्तन शुरू हुआ। इस मीटिंग के 1 सप्ताह बाद ही एल्कोआ के सभी कारखानों की सुरक्षा दीवारें भड़कीले पीले रंग में रंग दी गई। साथ ही नई सुरक्षा नीतियां भी बनाई गई। मैनेजरों ने सभी कर्मचारियों को कारखानों और मशीनों के रखरखाव के बारे में सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी को दोबारा सारे नियम समझाए गए और एक एक सूचना विस्तार से साफ साफ बताई गई, ताकि कोई भी कर्मचारी किसी मशीन को ठीक करने के लिए असुरक्षित तरीका न अपनाए। इस नई सतर्कता के चलते बहुत ही कम समय में दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से कम हो गई। इस तरह एल्कोआ को एक छोटी जीत का अनुभव मिल गया। इसके बाद एक बार फिर ओनेल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने एक मेमो लिखा जो कंपनी के हर कारखाने और दफ्तर में भेजा गया। इसमें उन्होंने लिखा था, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी ने कंपनी में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भले ही अभी ऐसा हुए सिर्फ 2 सप्ताह ही क्यों न बीते हों, पर हमें इस बात की खुशी नहीं मनानी है कि हमने नियमों का पालन किया है या दुर्घटनाओं की संख्या
कम कर ली है। हमें तो इस बात की खुशी मनानी है कि हम सभी ने मिलकर कितनी सारी जिंदगियां बचाई हैं। इस संदेश से कंपनी के कर्मचारी इतने प्रभावित हुए कि कई कारखानों के मजदूरों ने ओनेल के मेमो की ढेरों प्रतियां बनाकर अपने अपने लॉकर में चिपका ली। एक कर्मचारी ने तो धातु गलाने के कारखाने की दीवार पर ओनेल का चित्र बना दिया। इस चित्र के नीचे ओनेल के मेमो का एक वाक्य भी लिख दिया गया। जिस तरह माइकल फेल्प्स के रूटीन्स, तयशुदा आदतों का उनके तैरने से कोई संबंध नहीं था, पर वे उनकी सफलता का कारण थे, ठीक उसी तरह ओनेल की कोशिशों ने भी अपना असर दिखाया और ऐसे बदलाव लाए जिनका सुरक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं था, पर वे कंपनी के रूपांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ओनेल बताते हैं, मैंने मजदूरों से कहा कि अगर आपका प्रबंधन सुरक्षा के मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है तो आप मुझे मेरे घर पर भी फोन लगा सकते हैं। ये रहा मेरा नंबर। मजदूरों ने फोन करना शुरू भी कर दिया, लेकिन वे दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बल्कि नए सुझावों के बारे में बात करना चाहते थे। एल्कोआ का एक कारखाना घरों में लगने वाली एल्यूमिनियम की पट्टियों का उत्पादन करता था। यह कारखाना कई वर्षों से मुनाफा हासिल करने के लिए जूझ रहा था। उसके अधिकारी पट्टियों के लिए उन रंगों का चुनाव करने की कोशिश करते जो उस समय चलन में होते, लेकिन वे इस काम में अक्सर चूक जाते थे। वे सही रंगों का चुनाव करने के लिए सलाहकारों पर लाखों डॉलर खर्च कर डालते, जिसके बाद 6 महीनों में ही गोदाम सूरजमुखी जैसे पीले रंग की पट्टियों से भर जाता और तभी अचानक बाजार में गहरे हरे रंग की पटरियों की मांग बढ़ जाती। एक दिन एक छोटे पद पर काम करने वाले कर्मचारी ने ऐसा सुझाव दिया जो तुरंत जनरल मैनेजर तक पहुंचाया गया। उसका सुझाव था कि अगर कंपनी अलग अलग रंग में रंगने वाली सभी मशीनों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दे तो वे ग्राहकों की मांग के अनुसार मशीन में भरे जाने वाले रंग को आसानी से बदल पाएंगे। इस सुझाव से एक ही साल में एल्यूमिनियम की पट्टियों के उत्पादन से कंपनी को 2 गुना मुनाफा होने लगा। ओनेल द्वारा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके एक छोटी जीत हासिल करने से कंपनी में इतना सकारात्मक माहौल बन गया जिससे नई नई कल्पनाओं और सुझावों को सामने आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एल्कोआ के एक अधिकारी ने बताया, हमें बाद में पता चला कि रंगों की मशीनों को एक जगह इकट्ठा करने की यह कल्पना उस कर्मचारी के मन में पिछले 1 दशक से थी, लेकिन उसने कभी किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं की। फिर जब कंपनी ने हर कर्मचारी से सुरक्षा के लिए सुझाव मांगे तो उस कर्मचारी ने सोचा कि यह सुझाव भी देकर देखा जाए। बस फिर क्या था, हमें तो जैसे लॉटरी का टिकट मिल गया हो। टीन पॉल ओनेल अपनी जवानी में एक सरकारी कर्मचारी थे। वहां उन्होंने ऐसी योजना बनाई थी जिससे यह पता लग सके कि चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है। उस समय अधिकारियों के सामने सबसे गंभीर विषय था नवजात शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर। अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों में से एक था। इसके बावजूद वहां की नवजात शिशु मृत्यु दर यूरोप और दक्षिण अमेरिका से भी ज्यादा थी। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा था। यहाँ ज्यादातर शिशु जन्म के 1 साल के अंदर मर जाते थे। ओनेल को इसका कारण ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने दूसरी सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया और उन्हें नवजात शिशुओं की मृत्यु से जुड़ी सारी जानकारी का अध्ययन करने के लिए कहा। इसके बाद जब भी इन सरकारी एजेंसियों का कोई व्यक्ति इस विषय से पर कोई जवाब लेकर ओनेल के पास जाता तो वे उससे इसी विषय पर नए प्रश्न पूछने लगते। लोग उनके इस व्यवहार से परेशान हो चुके थे, पर वे तो बस समस्या की तक पहुंचने के लिए ऐसा करते थे। वे हर समय सभी को नई चीजें सीखने और इस समस्या को और गहराई से समझने के लिए कहते रहते थे। एक अधिकारी ने बताया, मैं ओनेल को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन अब आप मुझे कितना भी पैसा दें, मैं उनके लिए दोबारा काम नहीं करने वाला। अगर कोई उस इंसान के एक सवाल का जवाब दे देता था तो वह उसके लिए 20 घंटे का काम और बढ़ा देता था। कुछ शोधों से पता चला कि नवजात शिशुओं की मृत्यु का एक बड़ा कारण था उनका समय से पहले जन्म लेना। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार थीं। यानी शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए जरूरी था कि गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार दिया जाए। ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कुपोषण रोकने के लिए महिलाओं को गर्भधारण करने से पहले ही अपना आहार सुधारने की आवश्यकता थी।
इसके लिए जरूरी था कि सरकार महिलाओं को यौन संबंधों के लिए तैयार होने से पहले ही सही आहार लेने के लिए प्रशिक्षित करे। इसका सबसे सटीक तरीका यही था कि महाविद्यालयों में पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाए। जब ओनेल ने इस विषय पर सवाल पूछने शुरू किए कि पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देने वाला पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए, तो एक और बात सामने आई। उन्होंने पाया कि ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को जीव विज्ञान का इतना ज्ञान नहीं था कि वे पौष्टिक आहार के बारे में ठीक से पढ़ा सकें। इस समस्या के हल के तौर पर सरकार को इस बात पर ध्यान देना पड़ा कि महाविद्यालयों में भावी शिक्षकों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। यहाँ इन भावी शिक्षकों को जीव विज्ञान का विषय ठीक से पढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि वे आगे चलकर किशोर लड़कियों को आहार संबंधी विषय बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। तभी यह संभव था कि लड़कियों का शरीर यौन संबंधों के लिए तैयार हो, उससे पहले ही उन्हें पौष्टिक भोजन मिल सके और आगे चलकर वे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। आखिरकार ओनेल के लिए काम करने वालों ने शिशु मृत्यु दर का मूल कारण खोज निकाला: भावी शिक्षकों के प्रशिक्षण की अयोग्यता। अगर अधिकारियों को शिशुओं का मृत्यु दर कम करने के लिए योजना बनाने को कहा जाता, तो इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण सुधारने की बात कोई नहीं करता। वे इन दोनों विषयों के बीच की कड़ी खोज ही नहीं पाते। लेकिन ओनेल ने सुनिश्चित किया कि उच्च महाविद्यालयों में जीव विज्ञान ठीक से पढ़ाकर ऐसे शिक्षक तैयार हो सकें जो आने वाली पीढ़ी को पौष्टिक आहार का ज्ञान दे सके, ताकि किशोरावस्था के लोग सही आहार लेने लगें और वर्षों बाद स्वस्थ बच्चों को जन्म देने लगे। जब ओनेल ने यह नौकरी शुरू की थी, उस समय के मुकाबले आज अमेरिका की शिशु मृत्यु दर 68% कम हो चुकी है। मूल आदतें अन्य आदतों को परिवर्तित करने का सरल मार्ग तैयार करती हैं। इसका एक ठोस सबूत हमें पॉल ओनेल के नवजात शिशुओं की मृत्यु दर घटाने के अनुभव से मिलता है, यानी ऐसी प्रणाली का निर्माण जिसमें मूल आदत को परिवर्तित करने से उसका प्रभाव बाकी आदतों पर भी पड़ता है। नवजात शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों का पाठ्यक्रम बदलने से प्रतिक्रियाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू हुई, जिससे सामने आया कि ग्रामीण लड़कियों को कैसी शिक्षा दी जाती है और गर्भधारणा के दौरान उन्हें सही आहार मिलता है या नहीं। इसके साथ ही अपने अधिकारियों को समस्या का मूल कारण ढूंढने पर जोर देने की ओनेल की आदत ने सरकार को नवजात शिशु मृत्यु दर और इस प्रकार की अन्य समस्याओं को सुलझाने के लिए नया दृष्टिकोण भी दिया। लोगों के जीवन में भी बिल्कुल इसी प्रकार के प्रभाव नजर आ सकते हैं। जैसे लगभग 20 वर्षों पहले इसे पारंपरिक ज्ञान माना जाता था कि वजन घटाने का सबसे अच्छा उपाय है अपना जीवन पूरी तरह परिवर्तित कर देना। डॉक्टर मोटापे से जूझते मरीजों को खान पान के सख्त नियमों का पालन करने की और जिम लगाने की सलाह देते थे। साथ ही विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने के लिए भी कहा जाता था। रोजाना की चीजें बदलने पर जोर होता था, जैसे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग वगैरह। इस पारंपरिक मान्यता के अनुसार इंसान के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करने के बाद ही उसकी बुरी आदतें सुधारी जा सकती हैं। लेकिन इस पद्धति के प्रभावों का लंबे समय तक अध्ययन करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि इससे अक्सर असफलता ही हाथ लगती है। मोटापे से जूझते उनके मरीजों ने लिफ्ट स्थान पर सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, जिम जाना शुरू कर दिया, खान पान भी सुधार लिया। पर यह सब तभी तक चल सका जब तक वजन घटाने की कल्पना से उनके अंदर जोश आता रहा। ये सब करते करते जैसे ही करीब 1 महीना बीता, लोग फिर से टीवी देखते हुए भोजन करने और ऐसी ही अन्य पुरानी आदतों की ओर मुड़ गए। बात यह थी कि बहुत सारे परिवर्तन करने की कोशिश में एक भी क्रिया अंत में परिवर्तित नहीं हो सकी। फिर सन 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मदद से शोधकर्ताओं के एक समूह ने वजन घटाने के एक नए पहलू को उजागर किया। इन शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे 1600 लोगों को एकत्रित किया। इन लोगों को सप्ताह में कम से कम एक दिन उन सारी वस्तुओं की सूची बनानी थी जो उन्होंने दिन भर में खाई हो। शुरू में यह सब बहुत ही कठिन था। कभी लोग खान पान का हिसाब रखने वाली डायरी भूल जाते या कभी किसी चटपटी वस्तु खाने के बाद भी उसे डायरी में लिखना भूल जाते। लेकिन धीरे धीरे लोग यह सूची बनाने लगे। कुछ लोग सप्ताह में एक दिन और कुछ एक से भी ज्यादा दिनों का हिसाब रखने लगे। फिर इस समूह के अधिकतर लोग प्रतिदिन के खान पान का हिसाब भी रखने लगे।
कुछ ही समय में यह उनकी आदत बन गई। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। इन लोगों को अपनी डायरी में गौर करने पर अपने कई हानिकारक पैटर्न्स का पता चला। कुछ लोगों ने पाया कि वे रोजाना सुबह 10 बजे के आसपास कुछ चटपटा खाते थे। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने साथ सेब या केला जैसे फल रखने शुरू कर दिए, ताकि जब भी खाने का मन करे तो फल खाएं। कुछ लोग भोजन के लिए पहले से योजना बनाने लगे और अपनी डायरी में पहले से खाने का मेन्यू लिखने लगे। इससे वे रात को घर लौटने पर फ्रिज में रखा चटपटा या पैकेट बंद या फिर बासी खाना न खाकर पौष्टिक आहार लेने लगे। शोधकर्ताओं ने इन लोगों को यह सब करने का सुझाव नहीं दिया था। उन्होंने तो केवल सप्ताह में एक दिन उन सारी वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कहा था जो इन लोगों ने खाई हो। लेकिन खान पान की डायरी रखने की इस मूल आदत ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी कि इन लोगों के अंदर अन्य आदतें विकसित होने लगी। इस अध्ययन के 6 महीनों बाद खान पान की डायरी रखने वाले लोग अन्य लोगों के मुकाबले 2 गुना वजन घटाने में कामयाब रहे। इनमें से एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, एक समय के बाद मेरे दिमाग में बार बार उस डायरी का ही ख्याल आने लगा। मैं अपने आहार के बारे में एक अलग ही नजरिए से सोचने लगा। इस डायरी से मुझे ऐसा तरीका मिला जिससे मैं बगैर निराश हुए अपने भोजन के बारे में सोच विचार कर सकता था। एल्कोआ का सीईओ पद ओनेल को मिलने पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस तरह खान पान की डायरी रखने से दूसरी आदतों के निर्माण के लिए एक नया तरीका सामने आया, ठीक उसी प्रकार ओनेल ने कर्मचारियों में जो सुरक्षा संबंधी व्यवहार विकसित किए, उसे नई आदतों के लिए एक सही व्यवस्था शुरू हो सकी। शुरुआत में ही ओनेल ने एक असामान्य सा कदम उठाया था। एल्कोआ के दुनिया भर में जितने भी ऑफिस थे, उन्होंने उन सभी को एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से जोड़ने का आदेश दिया। यह सन 1980 के शुरुआती दौर की बात है। तब तक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क लोगों के डेस्कटॉप कंप्यूटरों से जोड़े नहीं गए थे। ओनेल ने अपने आदेश का औचित्य साबित करने के लिए कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सुरक्षा प्रणाली की ताज़ा जानकारी हर ऑफिस के सारे मैनेजरों तक फौरन पहुंच सकेगी और समस्या को सुलझाने के लिए कंपनी का कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप एल्कोआ विश्व की ऐसी पहली कंपनी बनी जहां एक सटीक ईमेल प्रणाली विकसित हुई। कंपनी के हर कर्मचारी ने इस प्रणाली में लॉगिन किया है या नहीं, ये पता करने के लिए ओनेल हर सुबह स्वयं लॉगिन कर सभी को मैसेज भेजते थे। शुरू में तो हर कोई केवल सुरक्षा संबंधी समस्या और सुझावों पर चर्चा करने के लिए ही इस प्रणाली का उपयोग करता था, लेकिन जब ईमेल करना एक सहज आदत बन गई, तो हर कोई हर प्रकार की जानकारी के आदान प्रदान के लिए इसका उपयोग करने लगा, जैसे स्थानीय बाजार की स्थितियां, बिक्री कोटा और व्यावसायिक समस्याएं। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को हर शुक्रवार रिपोर्ट तैयार करके भेजनी पड़ती थी, जो कंपनी का कोई भी इंसान पढ़ सकता था। ब्राजील में बैठा मैनेजर अब स्टील की कीमतों में हुए बदलावों की जानकारी न्यूयॉर्क में बैठे अपने सहयोगी को बड़ी आसानी से दे सकता था। फिर न्यूयॉर्क का सहयोगी इस जानकारी द्वारा वॉल स्ट्रीट में तुरंत कंपनी को मुनाफा कमाकर दे देता था। जल्द ही हर कोई हर प्रकार के संवाद के लिए ईमेल का उपयोग करने लगा। एक मैनेजर ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, मैं दुर्घटना की रिपोर्ट भेजता था। मुझे पता था कि ये रिपोर्ट सभी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी प्रणाली से अन्य जानकारियां भी भेजी जाए, जैसे लागत तय करने संबंधी जानकारियां और अन्य कंपनियों की खुफिया जानकारियां आदि। ये कुछ ऐसा था मानो हमें कोई गुप्त हथियार मिल गया हो। दूसरी कंपनियां जान ही नहीं पाती थीं कि हम ये सब कैसे कर रहे हैं। इसके बाद जब इंटरनेट वेब का प्रसार हर जगह होना शुरू हुआ, तो एल्कोआ उसका फायदा उठाने के लिए पहले से तैयार थी। ओनेल द्वारा परिवर्तित की गई सुरक्षा की मूल आदत ने नए व्यवहारों के लिए योग्य वातावरण बनाया और कंपनी में ईमेल करने की शुरुआत हुई। उस समय यह आदत इतनी नई थी कि अन्य कंपनियों को इससे परिचित होने में कई वर्ष लग गए। सन 1996 तक ओनेल को एल्कोआ में आए लगभग 1 दशक बीत चुका था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में उनके नेतृत्व संबंधी गुणों का अध्ययन किया जाने लगा। अब हर दूसरे दिन ऐसी बातें उठने लगीं कि जल्द ही वे देश के वाणिज्य सचिव या सुरक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। उनके कर्मचारी और यूनियनें उन्हें बहुत ऊंचे दर्जे पर रखते थे। उनके नेतृत्व में एल्कोआ के स्टॉक की कीमतों में
200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। उन्हें पूरे विश्व में सफलता के श्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर देखा जाता था। इसी वर्ष के मई महीने में पीट्सबर्ग शहर में शेयरधारकों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक ईसाई नन ने ओनेल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। यह नन एक सामाजिक वकालत समूह का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यह समूह मेक्सिको के सियुडैड अकुना शहर से था। इसी शहर में एल्कोआ का एक कारखाना था, जहां के वेतन और कार्य स्थितियों को लेकर मेरी मारिट नामक इस नन ने आवाज उठाई थी। उसका कहना था कि यहाँ ओनेल एल्कोआ के सुरक्षा परिमाणों की प्रशंसा कर रहे हैं और वहां मेक्सिको के कारखाने से निकलने वाले खतरनाक धुएं के कारण मजदूर बीमार पड़ रहे हैं। ये सच नहीं है। ओनेल ने मेक्सिको के उस कारखाने के सुरक्षा रिकॉर्ड निकाले और कमरे में उपस्थित लोगों को दिखाए। उनके रिकॉर्ड के अनुसार उस कारखाने को सुरक्षा परिमाण, पर्यावरण नियमों का पालन और कर्मचारी संतुष्टि के मामले में अच्छे अंक मिले थे। उस कारखाने के मुख्य अधिकारी रॉबर्ट बार्टन एल्कोआ के सबसे पुराने और वरिष्ठ मैनेजर थे। वह कई दशकों से एल्कोआ से जुड़े हुए थे और कंपनी की कई बड़ी भागीदारियों का श्रेय उन्हें ही जाता था। लेकिन नन मार्गरेट ने श्रोताओं को बताया कि उन्हें ओनेल की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मीटिंग समाप्त होने पर ओनेल ने नन को अपने ऑफिस में बुलाया। इस नन की धार्मिक संस्था के पास एल्कोआ के कुल 50 शेयर थे। वे कई महीनों से शेयर धारकों का मत जानना चाहते थे ताकि कंपनी के मेक्सिको वाले कारखाने की जांच पड़ताल हो सके। ओनेल ने उस नन से पूछा, क्या आप स्वयं किसी कारखाने में गई हैं? इस पर नन ने ना में जवाब दिया। ओनेल ने सुरक्षा के लिए कंपनी के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख और वकीलों को मेक्सिको जाकर तसल्ली करने के लिए कहा। अधिकारी मेक्सिको गए और सियुडैड अकुना के कारखाने में जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चला कि वहां हुई एक घटना की जानकारी मुख्यालय तक पहुंचाई ही नहीं गई है। दरअसल कुछ महीनों पहले कारखाने की इमारत में धुआं भर गया था। हालांकि यह कोई बहुत आपत्तिजनक घटना नहीं थी, क्योंकि कारखाने के प्रमुख बार्टन ने धुआं बाहर जाने के लिए इमारत में वेंटिलेटर लगा दिए थे और जो लोग धुएं से बीमार हो गए थे वे भी 1-2 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। लेकिन बार्टन ने इसकी रिपोर्ट कंपनी के उच्च पदाधिकारियों को नहीं भेजी थी। जब अधिकारी रिपोर्ट लेकर पीट्सबर्ग पहुंचे तब ओनेल ने उनसे सवाल किया, क्या बॉब बार्टन जानते थे कि लोग बीमार पड़े थे? हमारी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, पर यह बात साफ है कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी। अधिकारियों ने उत्तर दिया। इसके 2 दिनों बाद बार्टन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हुआ बहुत आश्चर्य अन्य कंपनियों को इस निर्णय से। बार्टन की गिनती कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारियों में की जाती थी। एल्कोआ से जुड़ी अन्य कंपनियों को बार्टन को इस तरह निकाले जाने से बड़ा झटका लगा, लेकिन एल्कोआ में इस बात से किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। ओनेल ने जो वातावरण और कार्य संस्कृति शुरू की थी उसमें ऐसा परिणाम आना तय था। एक सहयोगी ने मुझे बताया कि बार्टन ने खुद ही अपने आप को बर्खास्त कर दिया था। उस स्थिति में सबसे सही कदम यही था। मूल आदतें बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाती हैं। इसका आखिरी तरीका था ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां नए मूल्य इंसान के मन में गहराई में समा जाए। मूल आदतों से उच्चाधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने जैसे कठिन चुनाव भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान इस वातावरण में भी नियमों का उल्लंघन करता है तो यह साफ हो जाता है कि उस इंसान को कंपनी छोड़नी ही होगी। कभी कभी इस वातावरण से नई शब्दावली भी निर्मित होती है जिनके प्रयोग की आदत उस संगठन को पूर्ण परिभाषित करती है। जैसे एल्कोआ के विशेष कार्यक्रमों और सुरक्षा दर्शन से जुड़ी कुछ आधिकारिक बातें ऐसी थीं जो कंपनी की प्राथमिकताओं, लक्ष्य और लोगों के सोचने के तरीकों को बयां करती थीं। ओनेल बताते हैं, दूसरी कंपनी में इतने पुराने अधिकारी को इस तरह काम से निकाल देना बहुत मुश्किल होता, लेकिन मेरे लिए यह जरा भी कठिन नहीं था। हमारे मूल्य बिल्कुल स्पष्ट थे। बार्टन को तो निकालना ही था। उसने हादसे की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को नहीं भेजी, जिससे दूसरे लोग उसके अनुभव से सीखने से वंचित रह गए और एल्कोआ में ये किसी अपराध से कम नहीं था। संगठन प्रमुख को इस बात की जानकारी हो या ना हो, लेकिन हर संगठन में आदतों के कारण नया वातावरण निर्मित होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शोधकर्ताओं ने वेस्ट पॉइंट अमेरिकी सैन्य अकादमी में भर्ती किए गए नए छात्रों का अध्ययन किया। इन छात्रों के ग्रेड पॉइंट के औसत, शारीरिक योग्यता,
सैन्य क्षमता और आत्म अनुशासन आदि का आंकलन किया गया। फिर इन आकलनों को इस बात से जोड़कर देखा गया कि कौन से छात्र यह कोर्स पूरा करते हैं और कौन बीच में ही निकल जाते हैं। ऐसा करने पर शोधकर्ताओं ने पाया कि ये चीज़ें ज़्यादा महत्व नहीं रखती। दरअसल ज़्यादा महत्व तो धैर्य और साहस का था। धैर्य और साहस को इन शोधकर्ताओं ने इस प्रकार स्पष्ट किया। वर्षों तक पराजय और विपत्तियों का सामना करने के बावजूद भी पूरी लगन से प्रयास करने और कड़ी मेहनत से हर समस्या का सामना करने की प्रवृत्ति। धैर्य और साहस की सबसे अनोखी बात है उसका उगम। छात्र अपने लिए जो वातावरण निर्मित करते हैं उसी से इन चीज़ों का उगम होता है, और ऐसा वातावरण अक्सर उन मूल आदतों के कारण निर्मित होता है जो उन्हें वेस्ट पॉइंट में मिली थी। एक छात्र ने बताया, इस अकादमी में बहुत सी चीज़ें कठिन होती हैं। पहले सत्र में यहाँ सभी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उस समय को बीस्ट बैरक्स कहा जाता है। अगला सत्र आरंभ होने से पहले अनेकों छात्र अकादमी छोड़ चुके होते हैं। लेकिन मेरे शुरुआती दिनों में ही मुझे यहाँ हमउम्र लकड़ों का एक बेहतरीन समूह मिला। हम सब रोज़ाना मिलते और एक दूसरे को खूब प्रोत्साहित करते। किसी दिन अगर मुझे चिंता, निराशा जैसे भावों ने घेरा हो तो मैं तुरंत समूह के लोगों से जाकर मिलता हूँ। मुझे विश्वास होता है कि वे मेरा मनोबल बढ़ाने में सहायता करेंगे। हमारा समूह 9 लड़कों का है और हम खुद को मस्कीटियर बुलाते हैं। अगर यह समूह न होता तो शायद मैं यहाँ 1 महीना भी न टिक पाता। वेस्ट पॉइंट में सफल होने वाले छात्रों में यहाँ आने से पहले ही मानसिक और शारीरिक अनुशासन की आदतें होती हैं, लेकिन ये गुण केवल सफलता प्राप्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। सफलता पाने के लिए उन्हें मूल आदतों की आवश्यकता होती है। मूल आदतों से समान मन स्थिति वाले लोगों के समूह बनते हैं और नए वातावरण का निर्माण होता है, जिससे इन छात्रों को समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। इस वातावरण में ऐसे मूल्य पनपते हैं जो मुश्किल निर्णय या दुविधा के समय में हमारे काम आते हैं। सन 2000 में ओनेल एल्कोआ से सेवानिवृत्त हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज के अनुरोध पर खजाने के सचिव बने। इसके 2 वर्ष बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। अब वे अपना ज्यादातर समय अस्पतालों को कर्मचारी सुरक्षा संबंधी शिक्षा देने में लगाते हैं। साथ ही ऐसी मूल आदतें विकसित करवाते हैं जिनसे इलाज संबंधी गलतियां कम से कम हों। इसके साथ ही वे अनेक कॉरपोरेट बोर्ड्स के सदस्य भी हैं। आदत इस दौरान अमेरिका की लगभग सभी कंपनियों और संगठनों ने मूल आदतों द्वारा अपनी कार्य प्रणाली का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए IBM कंपनी के लाउ गस्नर ने एक मूल आदत पर ध्यान लगाकर कंपनी का पुनर्निर्माण किया। ये मूल थी कंपनी की शोध और बिक्री संबंधी तयशुदा क्रियाएं। मैकिन्से एंड कंपनी नामक कंसल्टिंग फर्म ने भी एक मूल आदत पर ध्यान केंद्रित किया, हर परियोजना में आंतरिक समीक्षा करना। इससे वे ऐसा वातावरण निर्मित करने में सफल हो सके जिससे सुधारों में निरंतरता आई। इसी तरह गोल्डमैन सैश के हर निर्णय के पीछे भी जोखिम मूल्यांकन की मूल आदत सक्रिय थी। एल्कोआ में ओनेल की विरासत आज भी कायम है। उनके जाने के बाद भी यहाँ के दुर्घटनाओं की संख्या लगातार कम ही होती गई। सन 2010 के आंकड़ों के अनुसार एल्कोआ के 82 कारखानों के एक भी कर्मचारी ने दुर्घटना के कारण छुट्टी नहीं ली है। यह आंकड़ा आज तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। इन आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनियों या फिल्म स्टूडियो का कोई कर्मचारी एनिमेटेड कार्टून बनाते हुए या फिर किसी कंपनी का कोई अकाउंटेंट टैक्स का हिसाब रखते हुए भले ही जख्मी हो जाए, लेकिन एल्कोआ में पिघले हुए एल्यूमिनियम के साथ काम करते हुए कोई कर्मचारी जख्मी नहीं हो सकता। एल्कोआ के अधिकारी जेफ शॉकी कहते हैं, कारखाने का मैनेजर बनने के पहले ही खजाने के सचिव के तौर पर ओनेल का कार्यकाल एल्कोआ की तरह सफल नहीं रहा। सचिव का पद संभालते ही उन्होंने कुछ मुख्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा, नई नौकरियां पैदा करना, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना और अफ्रीका की गरीबी की समस्या से लड़ना प्रमुख थी। हालांकि ओनेल की यह राजनीतिक सक्रियता राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की राजनीति से मेल नहीं खाती थी। ऊपर से उन्होंने बुश की टैक्स में कमी की भावी योजना का खुलकर विरोध करना भी शुरू कर दिया था। इन सब कारणों से उन्हें सन 2002 में त्यागपत्र देने के लिए कह दिया गया। ओनेल बताते हैं, राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो भी चाहते थे
वह मेरी आर्थिक नीतियों से बिल्कुल अलग था। ये किसी भी कोषाध्यक्ष, ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए सकारात्मक स्थिति नहीं है, इसीलिए मुझे उस पद से हटा दिया गया। दिन मुझे एक महत्वपूर्ण अनुभव मिला। पहले दिन जब मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था, तो मैंने देखा कि कारखाने के सामने वाले दरवाजे के पास ही पार्किंग का स्थान था और वहां लोगों के पद लिखे हुए थे। यानी जो लोग महत्वपूर्ण थे, उन्हें पार्किंग के लिए सबसे अच्छा स्थान दिया गया था। मैं अपने ऑफिस के अंदर गया और सबसे पहले रखरखाव प्रबंधक को बुलाकर पार्किंग से पदों के नाम मिटाने के लिए कहा। इस कदम से सभी तक मेरा संदेश पहुंच गया। कारखाने में हर कर्मचारी का महत्व बराबर का है। पॉल ओ नेल कर्मचारी सुरक्षा से जुड़े कदम उठा रहे थे। मेरा यह कदम भी उसी योजना का हिस्सा था। मेरे इस कदम से कारखाने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और कुछ ही समय में हर कोई काम के लिए सुबह जल्दी आने लगा। द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।